हाय फ्रेंड, लीडर माइंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सल्तनत काल के प्रशासन के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे प्रमुख अधिकारियों के बारे में, प्रमुख विभागों के बारे में और प्रांतों के बारे में, ठीक है, सैनिक व्यवस्था के बारे में, कर व्यवस्था के बारे में, ठीक है, तमाम बातों पर आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने सल्तनत काल के सभी वंशों के बारे में पढ़ लिया है। हमने देखा था कि 1206 में किस तरह से मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का स्थापना करता है और इसी के साथ सल्तनत काल का भी स्थापना होता है। और लास्ट में चल के 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ सल्तनत काल का समापन हो जाता है, जब बाबर आक्रमण करता है और लोदी मारा जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने सल्तनत काल के सभी वंशों के बारे में पढ़ लिया है। 5 वंश थे, पाँचों वंशों के बारे में पढ़ लिया है। अगर वंश से एग्जाम में कोई प्रश्न आता है तो आप ज़रूर हल कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी प्रशासन के बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। ठीक है, प्रशासनिक इकाइयों के बारे में पढ़ लेते हैं, जहाँ से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के, ठीक है, दिल्ली सल्तनत को अनेक प्रांतों में बांटा गया था। देखिए, दिल्ली साम्राज्य तो एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। सुल्तान सभी साम्राज्य पर अकेले शासन तक कर नहीं सकता था। ठीक है, शासन सभी संभाल नहीं सकता था, इसलिए उसे प्रांतों में बांट दिया गया था और हर प्रांत में अलग अलग से अधिकारी नियुक्त किए गए थे। ठीक है, प्रांतों को भी छोटे छोटे भागों में, वही सब बात हम पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं किस किस भागों में बांटा गया था। तो दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बांटा हुआ था। इसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। ठीक है, जिसका प्रमुख शासन नायब या वली या मुफ्ती द्वारा संचालित होता था। ठीक है, देखिए, दिल्ली सल्तनत को अनेक प्रांतों में बांटा गया था। प्रांतों को इक्ता या सूबा कहा जाता था और इसका प्रमुख संचालन किसके हाथ में रहता था? तो नायब रहता था या वली या मुफ्ती, ये तीनों नाम मिलते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। इक्ता को छोटे छोटे भागों में यानी सीकों में विभाजित किया गया था, जो वर्तमान में जिला कहा जाता है। ठीक है, सीकों में विभाजित किया गया था और सिख का प्रमुख अधिकारी सिकदार कहलाता था। ठीक है, देखिए, प्रांतों को इक्ता को सीकों में, ठीक है, और फिर आगे देखेंगे सीकों को परगनों में विभाजित किया गया था। ठीक है, सीकों को परगनों में विभाजित किया गया था और परगनों को जो प्रमुख अधिकारी होता था उसे अमील कहते थे। ठीक है, और इसके बाद हम देखेंगे कि परगनों को, ठीक है, यानी परगना जो होता था उसकी छोटी गायें, मतलब वो परगना जिसमें विभाजित था उसे ग्राम कहते थे। ठीक है, परगना ग्राम में विभाजित किया गया था और ग्राम का प्रमुख अधिकारी जो होता था, जो ग्राम को देख रेख करता था, वो चौधरी कहलाता था। ठीक है, तो हमने क्या देखा? सबसे बड़ी इकाई जो थी सल्तनत काल की, पहला तो केंद्र था। ठीक है, उसके बाद जो सबसे बड़ी इकाई थी वो था प्रांत, मतलब केंद्र से छोटा प्रांत था। ठीक है, और सबसे छोटी इकाई देखते हैं हम तो ग्राम। ठीक है, सल्तनत काल की सबसे बड़ी इकाई क्या है? प्रांत है, उसके बाद सिख है, उसके बाद परगना है, उसके बाद ग्राम है। ठीक है, तो प्रांतों का अधिकारी, प्रांतों का संचालन कौन करता था? वहाँ का नायब वली या मुफ्ती होता था। सिखों का संचालन कौन करता था? सिकदार होता था। परगना का शासन किसके हाथ में था? अमील के हाथ में था। और ग्राम का शासन किसके हाथ में था? तो चौधरी के हाथों में था। ठीक, यह क्लियर हो गया। आगे देखेंगे कि चूँकि सल्तनत काल एक मुस्लिम साम्राज्य था, ठीक है, तो सल्तनत कानून जो था शरीयत, हदीस, कुरान पर आधारित था। टोटल कानून शरीयत, हदीस और कुरान पर आधारित था। ठीक है, आगे देखेंगे सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होते थे। देखिए, सुल्तान खुद न्याय करता था। ठीक है, उसके बाद जो होता था अलग से न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। ठीक, अगर कोई धर्म की बात आ जाए तो वो अलग से न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, जो न्याय में मदद करते थे। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। देखिए, इतना बड़ा सल्तनत साम्राज्य था। ठीक, पूरे सल्तनत साम्राज्य पर अकेला सुल्तान काम नहीं कर सकता, इसलिए सुल्तान की मदद के लिए एक मंत्री परिषद की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, मंत्री परिषद को सल्तनत काल में क्या कहते थे? मजलिस ए खलवत। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आता है कि मंत्री परिषद को क्या कहते थे? मजलिस ए खलवत कहते थे। और इसके अंडर में विशेष रूप से कई अधिकारियों की नियुक्ति हुई थी, कई विभागों को नियुक्ति हुई है। ठीक है, तो आइए आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। पहला अधिकारी देखते, जो प्रमुख अधिकारी है, पहला है वजीर। ठीक है, वजीर जो प्रधानमंत्री होता था। ठीक है, तो उसे वजीर कहते थे। ठीक, वजीर प्रधानमंत्री होता था और दीवाने वजार का प्रमुख होता था। ठीक है, पूरे राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। ठीक है, धनों का प्रमुख होता था कि कौन पैसा कहाँ आया, क्या खर्च हुआ, ठीक है, क्या क्या हुआ, मतलब पूरी राज्यसभा उसके, मतलब पूरा राज्य उसके निगरानी में रहता था। ठीक, आगे देखेंगे हम। अगला जो अधिकारी है अमीर खास। ठीक है, अमीर खास पत्र व्यवहार का प्रधान होता था। ठीक है, अमीर खास पत्र व्यवहार का प्रधान होता था और ये अधिकारी जिस विभाग में रहता था उस विभाग का नाम है दीवाने इंसा। ठीक है, तो दीवाने इंसा नामक विभाग में कौन अधिकारी है? अमीर खास। अमीर खास का क्या काम है?
पत्र व्यवहार का प्रधान है। ठीक, आगे देखेंगे दीवानी रिसालत, ये एक अधिकारी होता था जो विदेश वार्ता संबंध प्रधान का प्रमुख होता था। ठीक है, दीवानी रिसालत क्या होता है? विदेश वार्ता संबंध प्रधान का प्रमुख होता है, जो हम वर्तमान में कह सकते हैं विदेश मंत्री। ठीक, तो इस प्रकार का ये अधिकारी होता था। ठीक, आगे देखेंगे मुशर्रिफ ए मुमालिक। मुशर्रिफ ए मुमालिक कौन होता था? जो महालेखाकार होता था, जो विशेष रूप से अकाउंटिंग से संबंधित देखभाल करता था। ठीक है, तो मुशर्रिफ ए मुमालिक जो वर्तमान में महालेखाकार होते हैं, वही काम था मुशर्रिफ ए मुमालिक का। अगला जो अधिकारी है मजूमदार। ठीक है, मजूमदार का क्या काम होता था? उधार दिए गए धन का हिसाब किताब रखना, ऋण दिए गए धन का हिसाब किताब रखना, कितना आया कितना गया, ठीक, किसने कितना हिसाब चुकाया। ठीक है, तो ये सब तमाम जानकारियाँ ये रखता था अपने पास। ठीक है, जब सुल्तान पूछता था तो उसको सामने पेश करना पड़ता था। आगे देखेंगे खजीन अधिकारी होता था जो कोषाध्यक्ष होता था। कोषाध्यक्ष मतलब राष्ट्र में कितने धन बचे हुए हैं, कितने धन खर्च हुए हैं, ठीक है, धन का हिसाब किताब, ठीक है, कोषाध्यक्ष रखता था। अगला अधिकारी है अरीज ए मुबालिक। ठीक है, अरीज ए मुबालिक दीवाने अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। ठीक है, आगे देखेंगे सद्र उस सुदूर। ठीक है, धर्म विभाग का प्रमुख होता था सद्र उस सुदूर। धर्म विभाग से धर्म से संबंधित कोई बात आती थी तो उस पर ये निर्णय लेता था। ठीक है, उसका प्रधान होता था। आगे हम देखेंगे काजी नियुक्त किया जाता था किस काम के लिए? न्याय के लिए। ठीक है, काजी नियुक्त किया जाता था, यानी इसे जज भी कह सकते हैं या न्यायाधीश भी कह सकते हैं। तो न्याय के लिए नियुक्त किया जाता था। हमने देखा कि सुल्तान खुद न्याय करते थे, लेकिन अगर कोई धर्म से संबंधित बात आ जाए तो वहाँ पर काजी उल कजात का मदद लिया जाता था। ठीक है, आगे देखेंगे अगला अधिकारी है वरीद ए मुमालिक। देखिए ये सब आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगला अधिकारी है वरीद ए मुमालिक। ठीक है, ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। देखिए गुप्तचर विभाग का सल्तनत काल में या साम्राज्य में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। ठीक है, इससे ये पता चल जाता है कि कहाँ पर विद्रोह होने वाला है या जनता राजा के बारे में क्या सोच रही है। ठीक है, कहाँ पर महंगाई है, क्या पर क्या है। ठीक है, यहाँ से इससे ये भी पता चल जाता है कि राजा जो आदेश जारी किया है उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, तो गुप्तचर लगे रहते थे, वो सब बात बताते थे। ठीक है, तो वरीद ए मुमालिक कौन है? गुप्तचर विभाग का अधिकारी होता था। ठीक, अगला अधिकारी है वकील ए दर। ठीक है, वकील ए दर सुल्तान के न्याय व्यक्तिगत सेवाओं का देखभाल करता था। ठीक है, वकील ए दर का क्या काम था? सुल्तान के व्यक्तिगत सेवाओं का देखभाल करता था। ठीक है, या ये भी कह सकते थे सुल्तान का पीए है, या ये भी कह सकते हैं एक पर्सनल असिस्टेंट था सुल्तान का। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए कुछ विभागों का स्थापना किया गया था, जो हमको पढ़ना है कि कौन सा विभाग था, किस काम के लिए था और उसका स्थापना किसने किया था। ठीक है, तो उसके बारे में अभी हम पढ़ लेते हैं। देखिए एक विभाग है दीवाने खैरात। ठीक है, जो दान विभाग होता था, जो मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं, ठीक है, बच्चों, बूढ़ों के लिए आर्थिक मदद के लिए ये काम करता था, दान देता था। ठीक है, तो दान देने के लिए अलग से दाने खैरात यानी दान विभाग का स्थापना किया गया था। आगे देखेंगे हम लोग दीवान बंदगान। ठीक है, दीवान बंदगान जो था दास विभाग का देखभाल के लिए, दासों का देखभाल करने के लिए दास विभाग का स्थापना किया था। ठीक है, तो दीवान बंदगान क्या था? यह एक दास विभाग था। देखिए दीवाने बंदगान के बारे में थोड़ा और बात करते हैं। ठीक है, दीवाने बंदगान एक दास विभाग था और फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के समय में सबसे ज़्यादा दासों की संख्या थी। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि दासों की संख्या सबसे ज़्यादा किसके समय में थी, तो फिरोज शाह तुगलक के समय में थी। 1,80,000 दासों की संख्या थी। ठीक है, इसने दासों के देखभाल के लिए दीवाने बंदगान यानी दास विभाग का स्थापना किया था। ठीक है, आगे देखेंगे दीवान ए इश्तियाक। ठीक है, ये एक पेंशन विभाग था जो पेंशन दिया जाता था। ठीक है, आइए एक चार्ट है, यहाँ हम देखते हैं। ये इधर जो है विभाग है और इधर विभाग बनाने वाले सुल्तान का नाम है। ठीक है, इसको याद कर लेते हैं। ठीक है, इसमें देखिए दीवाने मुस्तखराज एक विभाग था, दीवाने मुस्तखराज जो वित्तीय विभाग था। इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। ठीक है, देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय में कर की व्यवस्था कर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। लगभग 1/2 कर दिया था सभी भूमि पर। ठीक है, जितनी भी भूमि थी सभी पर 1/2 कर दिया था। ठीक है, और कई प्रकार के कर लगाए थे। ठीक है, आगे देखेंगे अगला है दीवाने कोई। ठीक है, दीवाने कोई यह एक कृषि विभाग था। इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था।
ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग की स्थापना की थी कृषि की बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। दीवाने कोई की स्थापना की थी कृषि को बढ़ावा देने के लिए, ठीक। पहली बार ये कोई ऐसा शासक था जिसने कृषि पर विशेष रूप से ध्यान दिया था, ठीक। लेकिन इसका संयोग से ये अभियान विफल रहा। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक पूरे सल्तनत काल में, ठीक है, पूरे सल्तनत काल में पूरे सुल्तानों में सबसे ज़्यादा विद्वान और सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा यानी सबसे ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति था, ठीक है। लेकिन ये शासक के रूप में असफल शासक माना जाता है, ठीक है, क्योंकि इसने जितने भी अभियान चलाए सब विफल हो गए, ठीक। तो दीवाने कोई यानी कृषि विभाग के अंतर्गत एक आपको छोटी सी कहानी बता दें। इसने क्या किया था कि यह विभाग का स्थापना किया और इसके अंदर क्या किया, इसने राज्य में एक भूमि एक्वायर की, ठीक, भूमि एक्वायर की और उसने यह योजना बनाई कि यहाँ पर किसान जो है कृषि करेंगे और कृषि का जो भी खर्च होगा वो सरकार देगा यानी राजा देगा, ठीक है। जैसे पानी का, बैल का, हल का, बीज का, खाद का, ठीक है, सब खर्चा जो है जितने भी खर्चा होंगे वो सरकार देगा, ठीक। बस किसानों को बस वहाँ पर कृषि करना है, ठीक। लेकिन यह योजना किस तरह से फेल हो गई, क्या हुआ कि इसने जिन अधिकारियों की नियुक्ति की थी वह ज़मीन एक्वायर करने के लिए, उन्होंने ऐसी ज़मीन एक्वायर कर ली जो उपजाऊ थी, ठीक है, जो बंजर थी, जहाँ पर कृषि नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरह से ये अभियान इसका फेल हो जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे दीवाने अर्ज यानी सैन्य विभाग की स्थापना किसने किया था, तो वह था बलबन, ठीक है। बलबन ने ही सैन्य विभाग यानी दीवाने अर्ज की स्थापना किया, ठीक। बलबन अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधित्व मानता था, ठीक है, और ये बहुत ही बुजुर्ग शासक था, मतलब बहुत ही उम्र हो गया था तब यह शासक बना था, ठीक। इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे सभी वंशों के बारे में तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो, अगर नहीं पढ़े हैं तो जरूर पढ़ लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। आगे देखेंगे दीवाने बंदगान, ठीक है। दीवाने बंदगान ये दासों के लिए किया गया था, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। फिरोज शाह तुगलक ने इसका स्थापना करवाया था दास को देखभाल के लिए, और फिरोज शाह तुगलक के समय में लगभग 1,80,000 दासों की संख्या थी, ठीक है। आगे देखेंगे दीवाने खैरात, ये भी फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना करवाया था। विधवा मुस्लिम महिलाओं को और बेवा महिलाओं को, ठीक है, गरीब बच्चियों को पढ़ने लिखने के लिए, ठीक है, अपाहिजों के लिए यहाँ से खैरात किया जाता था, ठीक है। तो केवल खैरात के लिए दीवाने खैरात की स्थापना किया, ठीक। फिरोज शाह तुगलक जो है अपने कल्याणकारी कामों की वजह से, ठीक है, कल्याणकारी कामों की वजह से पूरे सल्तनत काल में, ठीक है, या पूरे मध्यकालीन इतिहास में एक कल्याणकार शासक, ठीक, कल्याणकारी शासक माना जाता है। आगे देखेंगे दीवाने इश्तियाक की स्थापना किसने किया था, तो ये भी फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था, ठीक है। अब बात करते हैं राजस्व कर के बारे में, ठीक है। देखिए, राजस्व कर जो था मुख्य रूप से 5 प्रकार के थे, जो मुख्य रूप से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। और भी थे इसके आगे, वो भी हम पढ़ेंगे भी। तो देखिए, पहला क्या था, उस्र था, दूसरा खराज, तीसरा जक़ात और चौथा जजिया था, पांचवा था खम्स, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हम जान लेते हैं कि यह किस प्रकार का कर था, कौन देता था, किस पर दिया जाता था, ठीक है। आइए पहले वो हम जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं उस्र, ठीक है। उस्र क्या था, सबसे पहले जानते हैं उस्र क्या था, ठीक है। तो उस्र मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, ठीक है, जो कृषि भूमि पर लिया जाता था, ये केवल मुसलमानों से यह कर लिया जाता था, ठीक है। अगला है खराज, खराज हिंदुओं से ले जाने वाली भूमि कर थी, ठीक है। देखिए, उस्र भी भूमि कर है, खराज भी भूमि कर है, लेकिन उस कर किससे लिया जा रहा है, मुस्लिमों से। खराज कर किससे लिया जा रहा है, हिंदुओं से। क्या कारण है, क्या अंतर है इनमें, तो जो उस्र कर था, ठीक है, उस्र कर जो था वो, उस्र कर जो था ये खराज कर से कम था, ठीक है। मतलब जो मुस्लिम कर देते थे वो हिंदुओं द्वारा दिए गए कर से कम था, लेकिन खराज कर ज़्यादा था, उस्र कर कम था, ठीक है, समझ गए होंगे। आगे देखेंगे जक़ात। जक़ात क्या होता है, जक़ात धनवान मुसलमान, ठीक है, जो अमीर मुस्लिम होते थे उनके द्वारा दिया जाता था, ठीक है, वो कर देते थे जक़ात और अपने आमदनी का 2.5% देते थे, ठीक है। आगे देखेंगे जजिया कर। जजिया कर क्या है, ठीक है, जजिया कर एक प्रकार का धार्मिक कर था, ठीक, जो मुस्लिम साम्राज्य में रहने के लिए गैर मुस्लिम जजिया कर देते थे ताकि वो सुल्तान से संरक्षण प्राप्त करे, ठीक है। तो जजिया कर सबसे पहले लगाया किसने था, ये भी हम आपको बता दें। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, ठीक है, लेकिन उसने ब्राह्मणों और अपाहिजों को इससे मुक्त रखा था, ठीक है। लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक आता है तो उसने जजिया कर ब्राह्मणों पर भी लगा दिया था, ठीक है। आगे देखेंगे खम्स। खम्स क्या है, खम्स ये लूट के माल पर दिया जाता था, ठीक है। खम्स क्या है, लूट के माल पर दिया जाता था। जैसे कि अगर कोई सैनिक, ठीक है, सैनिक जाते थे दूसरे राज्य पर लड़ाई करने के लिए, वहाँ से जो माल जीत के लाते थे, ठीक है, या लूट के लाते थे, तो उसका
1/5 हिस्सा राजा को देते थे, 4/5 अपने पास रखते थे। ठीक, तो लेकिन फिरोज शाह तुगलक जब आया, अलाउद्दीन खिलजी जब आया तो उसने क्या किया, 4/5 अपने पास रखा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी 4/5 अपने पास रखता है और 1/5 सैनिकों में बांटता है। लेकिन फिरोज शाह खिलजी क्या कर रहा था, 1/5 अपने पास रखता था, 4/5 सैनिकों में दे देता था। ठीक है, तो ये आप कर समझे गए होंगे। क्या इसके अलावा और भी करते हैं? हाँ, और भी करते हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटे मोटे करते हैं, उसको हम जान लेते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट है वो क्रम लिख दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पहला था व्यापारिक कर। व्यापारियों पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे। ठीक है, जिसको हम आगे पढ़ते हैं कि सिकंदर लोदी व्यापारी कर से मुक्त कर दिया, व्यापारी कर एकदम से ख़त्म कर दिया था। आगे देखेंगे चारगाह कर। चारगाह कर था जो दुधारू गायों या दुधारू पशुओं पे लिया जाता था। ठीक है, गढ़ी कर था, गढ़ी कर उन पे लिया जाता था जो मतलब घर रहता था, घरों पर लिया जाता था। ठीक है, ये अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। आगे देखेंगे सिंचाई कर। ठीक है, सिंचाई कर जब फिरोज शाह तुगलक ने अलग से नहर बनवाया। ठीक है, तो जो अलग से नहर बनवाया सिंचाई के लिए, उन नहरों पर सिंचाई कर लिया जाता था। ठीक, अब आगे देखेंगे अमीर ए सदा। ठीक है, ये किस प्रकार का अधिकारी था? यह एक अधिकारी था और यह एक शहर या 100 गांवों का देखभाल करता था। ठीक है, तो एक शहर या 100 गांवों को देखभाल करने वाले अधिकारी कौन थे? अमीर ए सदा थे। ठीक, याद रहेगा। ठीक है, सुल्तान के अस्थाई सेना को क्या कहते थे? खास खेल नाम दिया गया था। ठीक है, तो ऐसा शब्द आ जाएगा, खास खेल से क्या समझते हैं? तो सुल्तान के अस्थाई सेना को खास खेल कहा जाता था। ठीक है, अस्थाई सेना किसने लागू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। घोड़ा दागने की प्रथा किसने लाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने लाई थी। ठीक है, पूरे सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा सेना किसके पास था? तो अलाउद्दीन खिलजी के पास था। ठीक है, ये सब याद रखिए। आगे देखेंगे मांगलिक तथा अर्राद, ये दो शब्द आते हैं। ठीक है, ये शब्द क्या है? तो देखिए, मांगलिक और अर्राद ये बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाला मशीन था। ठीक है, जिसका नाम था मांगलिक और अर्राद। ठीक है, तो ये शब्द जरूर याद रखिएगा। मांगलिक तथा अर्राद क्या थे? बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन थे। एकता प्रथा क्या थी? अलाउद्दीन एकता प्रथा ये भूमि से संबंधित प्रथा थी। ठीक है, ये देखिए, इसको शुरुआत किसने किया था? तो सबसे पहले इसने इल्तुतमिश ने एकता प्रथा की शुरुआत की थी। ठीक है, लेकिन आगे हम लोग देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी समाप्त कर देता है। लेकिन फिर आगे देखेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी समाप्त करने के बाद दोबारा कौन शुरू करता है? फिरोज शाह तुगलक शुरू करता है। ठीक है, शुरुआत किसने किया एकता प्रथा का? इल्तुतमिश। खत्म कौन किया? अलाउद्दीन खिलजी। दोबारा किसने शुरुआत किया? फिरोज शाह तुगलक। ठीक, आगे देखेंगे मुक्ताई क्या होता था। ठीक है, मुक्ताई शब्द क्या है, आखिर क्या मतलब है इससे? तो देखिए, मुक्ताई शब्द सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली थी। ठीक है, जिसे मुक्ताई कहते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे देखेंगे मसाहत क्या होता है। मसाहत भूमि की नाप जोख करने के बाद लगान का निर्धारण जो किया जाता था उसे मसाहत कहते थे। ठीक है, इसका शुरुआत देखिए, भूमि का नाप जोख करके कर लगाने वाला या लगान लगाने का प्रथा किसने शुरू किया था? तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था, ताकि कोई कम लगान ना था। ठीक है, मतलब लगान में कोई गड़बड़ी ना हो। आगे देखें खालसा भूमि क्या आती? ठीक है, खालसा भूमि पूर्वतक केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि थी, यानी सरकारी भूमि कहते हैं। ठीक है, खालसा भूमि को बढ़ावा किसने, मतलब खालसा भूमि सबसे ज़्यादा विकसित किसके समय में हुआ था? तो हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय में। क्योंकि जो अमीरों को भूमि दी गई थी दान के रूप में, इनाम के रूप में, वेतन के रूप में, ठीक है, पेंशन के रूप में, वो क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी? सबसे वापस ले लेता है। ठीक है, और सबको खालसा भूमि में परिवर्तन कर देता है। ठीक, तो वो इस तरह से खालसा भूमि सबसे ज़्यादा किसके समय में विकसित हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। लेकिन आगे और क्या होता है, जब फिरोज शाह तुगलक आता है तो वो जो भूमि लिया गया था वो भूमि वापस कर देता है। ठीक है, आगे देखेंगे अच्छे नस्ल के घोड़े। अच्छे नस्ल के घोड़े कहाँ से आते थे? तुर्क से, अरब से, रूस से आते थे। हाथी कहाँ से आती थी? तो बंगाल से आती थी। ठीक है, और एक जगह एंशियंट में हम लोग पढ़े थे कि हाथी कहाँ की हाथियाँ प्रसिद्ध थी? तो वो कलिंग की हाथियाँ प्रसिद्ध थी। जब अशोक आक्रमण किया था तो एक कारण ये भी था कि हाथियों के लिए आक्रमण किया था कलिंग पर। ठीक है, देवल क्या था? देवल एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था सल्तनत काल में। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। आगे थोड़ा सैन्य व्यवस्था के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, सल्तनत काल में सैन्य व्यवस्था क्या थी? तो देखिए, सल्तनत काल में सैन्य व्यवस्था जो था दशमलव प्रणाली पर आधारित था। ठीक है, दशमलव प्रणाली का मतलब हर 10 के बाद एक अधिकारी नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो हम देखते हैं 10 अश्वरोही के बाद एक सर एक खेल निर्धारित किया गया था। ठीक है, मतलब एक सर एक खेल के अंतर्गत 10 अश्वरोही रहते थे। ठीक है, एक सिपह सलार के अंदर में कितने सर एक खेल रहते थे? तो 10 सर एक खेल रहते थे। ठीक है,
और 10 सिपह सलार के बाद कौन था, तो अमीर था, यानी एक अमीर के अंडर में 10 सिपह सलार रहते थे, और 10 अमीर का अधिकारी कौन था, तो था एक मलिक, ठीक है। यानी एक मलिक के अंडर में 10 अमीर रहते थे, और 10 मलिक के बाद कौन अधिकारी था, वो था एक खान, यानी एक खान के अंडर में कितने मलिक, तो 10 मलिक, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा कि एक मलिक के अंडर में कितने सर एक खेल आते हैं, तो आपको गुणा करके पूरा इंटू करके बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी को जरूर आप याद रखें, ठीक है। सैनिक संगठन के बारे में समझ लेते हैं। सैनिक संगठन कितने प्रकार के थे, तो देखिए सैनिक संगठन टोटल 4 प्रकार के थे। सल्तनत काल में सैनिक संगठन टोटल 4 प्रकार के थे। पहला सुल्तान के सैनिक के रूप में, ठीक है। पहला तो था जब सुल्तान कोई वैकेंसी निकालता था सैनिकों की भर्ती के लिए, जैसे आजकल के समय में निकलता है, ठीक है, तो उसके द्वारा जो सैनिक भर्ती किया जाते थे, ठीक है, वो सुल्तान के सैनिक कहलाते थे। तो पहला प्रकार ये हो गया। दूसरा क्या है, इक्तेदार या सूबेदार द्वारा। देखिए जब प्रांतों को बांटा गया था, ठीक है, इक्ता में या परगना में ऐसे ऐसे विभागों में बांटा गया था, ठीक है, तो जो वहाँ के इक्तेदार या सूबेदार द्वारा सैनिक भर्ती की जाती थी, क्योंकि वो भी भर्ती करते हैं। देखिए एक केंद्र सरकार का भर्ती होता है और एक राज्य सरकार का, ठीक है। मान लीजिए दिल्ली भर्ती करता है, यूपी भर्ती करता है, ठीक। तो उसी तरह एक सूबेदार जब अपने यहाँ सैनिक भर्ती करता था तो एक वो अलग दूसरा संगठन हो गया। तीसरा प्रकार क्या है, जब युद्ध होता था, ठीक है, तब उस समय सैनिकों की भर्ती की जाती थी, ठीक है, अस्थायी रूप से। जब युद्ध होगा तो वो काम आएंगे, ठीक है। अगर जब युद्ध नहीं हो गया या हो गया तो उनको छोड़ दिया जाता था, फिर अपना वो कृषि खेती बाड़ी करते थे, खाते कमाते थे, ठीक है। अच्छा, ये जो सुल्तान भर्ती करता था अस्थायी रूप से, वो क्या थे, देखिए अगर युद्ध नहीं हुआ तो वो चेक पोस्ट पर लगा के और इधर उधर ड्यूटी लगा के अपना काम निकालते थे। 3 जान लिए हम लोग। चौथा क्या है, ऐसे मुसलमान स्वयं सेवक हिंदुओं के विरुद्ध, ठीक है। देखिए क्योंकि मुस्लिम साम्राज्य था पूरा सल्तनत काल, ठीक, ऐसे में हिंदुओं द्वारा कभी कभी विद्रोह किया जाता था, ठीक है। तो हिंदुओं का विद्रोह दबाने के लिए जब सुल्तान कोई अभियान चलाता था तो उनका अभियान में, ठीक है, सुल्तान के अभियान में मुसलमान स्वयं सेवक बन के उनकी मदद करते थे, ठीक है, वो सैनिक बन के मदद करते थे, ठीक है। तो ये एक प्रकार हो गया। पहला क्या हुआ, सुल्तान के सैनिक के रूप में, दूसरा इक्तदार या सूबेदार के रूप में, तीसरा अस्थायी सैनिक के रूप में, और चौथा कौन है, ऐसे मुसलमान जो स्वयं सेवक हिंदुओं के विरुद्ध अभियान करते थे, ठीक है। समझ गए होंगे आप। आगे देखते हैं, सेना कितने भाग में थी, ठीक है। तो सेना थी 3 भागों में। पहला था घुड़सवार, ठीक है, दूसरा गज सेना जो किला उला तोड़ने के काम आते थे, और लास्ट में आते थे पैदल सेना। पैदल सेना की संख्या बहुत अधिक थी, ठीक है। न्याय एवं दंड व्यवस्था क्या था उसको देख लेते हैं। देखिए सल्तनत काल में न्याय और दंड व्यवस्था बहुत ही कठोर था, ठीक है। राज्य का सबसे प्रधान न्यायाधीश स्वयं सुल्तान होता था जो न्याय करता था, ठीक है। धार्मिक मामले की बात आती थी तो तब सद्र एकाजी की सहायता ली जाती थी, ठीक है। न्याय का सबसे प्रधान न्यायाधीश कौन है, स्वयं सुल्तान होता था जो न्याय करता था। लेकिन जब धार्मिक मामले की बात आए तब एक नियुक्त किया जाता था सद्र एकाजी, ठीक है, इसकी मदद ली जाती थी न्याय में, ठीक है। दंड का विधान क्या था, तो दंड का विधान बहुत ही कठोर था, जैसे शरीर से मांस काट लेना, हाथ काट लेना, मृत्यु दंड देना, ठीक है, तमाम व्यवस्था थी, ठीक। समाज क्या था, समाज के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, मुस्लिम कई वर्गों में विभक्त था, ठीक है, मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभक्त था, ठीक। एक तो जो तुर्क से मुस्लिम आए थे वो तुर्की मुस्लिम हो गए, और जो यहाँ पे हिंदू जो थे मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए थे वो दूसरे प्रकार के थे, ठीक है। तो यहाँ जो तुर्क से जो मुस्लिम आए थे उसको विशेष महत्व दिया जाता था, ठीक है, उसको अच्छे नज़र से देखा जाता था। लेकिन यहाँ के हिंदू जो थे मुस्लिम हो गए थे उनको विशेष महत्व नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो ये 2 रूप में विभक्त हो गए थे, ठीक। और अलग जो थे शिया सुन्नी, ठीक है, उस तरह भी विभक्त थे। हिंदुओं में जाति व्यवस्था चरम उत्कर्षपति, ठीक है, हिंदुओं में देखते हैं जाति व्यवस्था चरम उत्कर्षपति। हिंदुओं में कई उपजातियाँ थीं, ठीक है। राजपूतों की व्यवस्था सही मिलती है देखने के लिए, ठीक। दास व्यवस्था भारत में पूरी तरह से प्रचलित हो गया था। हम लोगों ने देखा फिरोज शाह तुगलक में दासों की संख्या सबसे अधिक थी, लगभग 1,80,000 थी, ठीक है। तो पहले भारत में दास व्यवस्था नहीं था, ठीक है। लेकिन इस समय धीरे धीरे, शुरू में धीरे धीरे हो रहा था एंशिएंट में ही, लेकिन मध्यकालीन भारत इतिहास में सल्तनत काल में पूरी तरह से दास प्रचलित हो गया था। अच्छा, दास क्या थे, गुलाम, मतलब दास गुलाम को ही कहा जाता है। तो गुलाम क्या थे, उनको मारा जाता था, प्रताड़ना दिया जाता नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। दासों को विशेष रूप से नौकरी दी जाती थी, उनको अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया जाता था, ठीक है। उनकी एलिजिबिलिटी देखकर उनको पोस्ट दी जाती थी, ठीक है, नहीं तो उनको सैनिक में भर्ती कर लिया जाता था, ठीक है। स्त्री की स्थिति जो है बहुत ही खराब थी, महिलाओं की स्थिति बहुत ही खराब देखने को मिलती है। बस उस सल्तनत काल में एक वही सुल्तान है, रजिया सुल्तान, जो शासिका के रूप में आगे आई थी, ठीक है। आर्थिक स्थिति क्या थी भारत की, देखिए
सल्तनत काल की आर्थिक स्थिति की बात कर रहे हैं। भारत की स्थिति बहुत ही मजबूत थी, ठीक है, जो कृषि उद्योग व्यापार पर आधारित थी, लेकिन उसमें से मुख्य रूप क्या था, कृषि था, ठीक है। इसलिए हम लोग बार बार कृषि से संबंधित पढ़ रहे हैं और कृषि पर कर लगाया जा रहा है, ठीक है। कृषि होता था, उद्योग भी होता था, कपड़े के उद्योग होते थे, कई प्रकार के कपड़े बनाए जाते थे, ठीक है। वही बनाए हुए कपड़े को व्यापार किया जाता था, ठीक है। तो देखिए कृषि अधिशेष होती थी, ठीक है। अधिशेष से क्या मतलब है, अपने उपयोग के बाद, ठीक है, अपने खाने के बाद जो बच जाए उसे अधिशेष कहते हैं। तो वही बचा हुआ माल बेचकर व्यापार किया जाता था, ठीक है। दोस्तों सल्तनत काल का शासनिक व्यवस्था अभी यहाँ तक पूरा समाप्त होता है, ठीक है। इससे बाहर कुछ भी नहीं, जितने भी थे इसमें कवर कर लिया गया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।